हाँ, तो स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी पे। ठीक है, आज हम 10th के लिए जो भी बच्चे 2025 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, ठीक है, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए ये वीडियो है। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन कराएंगे और वैसे क्वेश्चन हैं ये सब कि जो कि हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट करके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक होता है? तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमेशा यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? यूरेनियम का संकेत यू होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? देखिए, सौर जल तापक हो गया चाहे सोलर सेल हो गया। ठीक है, सोलर जो आप लोग घर पे लगाते हैं, तो ये सब हमेशा सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करता है। ठीक है, तो धूप वाले दिन, गर्म दिन, पवन वाले दिन या बादल दिन, यहाँ बताना है किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन, जब सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगी ज़्यादा अधिक, तो वह सोलर सेल में कम ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो जल गर्म नहीं हो सकता। तो बादलों वाले दिन हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और इसका यूरेनियम, इसका भी बी ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण में से कौन नहीं है? देखिए, जैव मात्रा मतलब जो जीवों के अवशेष से बना हुआ है। तो गोबर गैस, कोयला, लकड़ी, ये तीनों जीवों से बना होता है। ठीक है, ये दोनों जीवों के अवशेष से बना होता है और ये तो खुद एक जीव होता है, जीव के पेड़ पौधों से बना होता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है, ये जीवों से नहीं बना होता, इसलिए जैव मात्रा का स्रोत नहीं होगा। तो हमारा इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो अग्न्याशय होता है उसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये देखिए, ये भी 2024 में पूछा हुआ है। पिछले वाला प्रश्न सभी 2014 में, 2020 में, 2024 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको देखिए, 2024 का प्रश्न है यह कि अग्न्याशय में यानी कि पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता? तो देखिए, इंसुलिन हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन अग्न्याशय से। ठीक है, और इंसुलिन किस चीज़ के पाचन में मदद करता है? तो इंसुलिन चीनी के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, चीनी के पाचन में इंसुलिन मदद करता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित हुआ है? तो अग्न्याशय से। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, क्योंकि जब चीनी का पाचन नहीं हो पाता तो डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि मधुमेह हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि वैसे पदार्थ जो नाइट्रोजन से बने हुए हैं उनका उत्सर्जन होता है? तो देखिए, यूरिया, यूरिक अमोनिया, इन सभी का होता है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सजीव जीवधारियों द्वारा इन सभी का उत्सर्जन होता है और ये सभी नाइट्रोजनी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क सहायता प्रदान करता है, मतलब वृक्क किस चीज़ में सहायक होता है? तो देखिए, वृक्क यानी कि किडनी खून को छानता है और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए किडनी उत्सर्जन में सहायक होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग मतलब ऐसे अंग जो उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछना है उत्सर्जी अंग नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा अंग है जो उत्सर्जन नहीं करता? तो देखिए, वृक्क है, इससे मूत्र निकलता है तो ये उत्सर्जन करता है। त्वचा से पसीना निकलता है तो ये भी उत्सर्जन करता है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए ये भी उत्सर्जन करता है। लेकिन अग्न्याशय से उत्सर्जन नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर अग्न्याशय हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन है? देखिए, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और चूँकि ये नया क्वेश्चन है, ये कभी रिपीट नहीं हुआ है। इसमें आपको आंसर पता चलने के बाद आपको पता चलेगा ये आपको आता था, लेकिन इस टाइम नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा IAA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। और ये जो IAA है ये ऑक्सीजन हार्मोन, आप जानते हैं ऑक्सीजन हार्मोन पौधों में पाया जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन का एक प्रकार है, मतलब ये एक प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ठीक है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुला परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो एक कबूतर में, मनुष्य में, बिल्ली में या तितली में? तो तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इस हमारा आंसर हो जाएगा बी, तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रीनल, थायराइड या पीनियल, या इनमें से सभी? तो पीनियल जो है हमारा वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसको आप याद रखिएगा नोट मार के कि पीनियल जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये भी 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है पीनियल के बारे में, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, यानी कि सिनेप्टिक नॉब्स किस में पाया जाता है? तो सिनेप्टिक नॉब्स को सिनेप्टिक दरार भी कहा जाता है, ठीक है। नॉब्स का मतलब हिंदी में दरार होता है, ठीक है। सिनेप्टिक नॉब्स या सिनेप्टिक दरार किस में पाया जाता है? तो ये तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, यानी कि न्यूरॉन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, सिनेप्टिक नॉब्स तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस पदार्थ का होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। इसको याद रखिएगा कि आयोडीन का होना आवश्यक है, ठीक है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन कम संश्लेषित होगा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन कम संश्लेषित होगा तब कौन सा रोग हो जाता है मनुष्य में? तब घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। घेघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, यानी कि इसमें गला लटक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब इनमें से कौन पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? टेनिन, रेजिन या गोंद? तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी है उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। कूटपाद किस में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो देखिए इसको आप देख लीजिएगा कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ तीनों, ये 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। कूटपाद किस में पाया जाता है? 2016 में पूछा हुआ है, तो ये अमीबा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कूटपाद क्या होता है? तो कूटपाद अमीबा का जो भी शेप होता है, उसका जो बाहरी थोड़ा थोड़ा निकला होता है, यही कूटपाद होता है, यही से वो भोजन पकड़ता है। एक और क्वेश्चन आता है कि अमीबा किस चीज़ की सहायता से भोजन को पकड़ता है? तो कूटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो देखिए ये कितना बार पूछा हुआ है? 15 में, 22 में, 24 में। ये मतलब हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो जानते हैं सभी कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी कि हमेशा दिन में होगा, ठीक है। तो दिन में होगा हमेशा, तो इसको याद रखिएगा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल हरा होता है, और इसको भी देखिए 2015 में पूछा हुआ है और 17 में पूछा हुआ है, ठीक है। हरा होता है इसका रंग। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो रोग होता है ना, वो आयरन की कमी से होता है, और ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनीमिया की कमी से। और अब बताइए कि मधुमेह किसके कमी से होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछा हुआ है।
तो कवक में मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है, ठीक है, यानी कि यह सड़े गले पदार्थों या मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। आगे देखिए, ऑक्जीन उस टाइम बताए थे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इसको याद रखिएगा। इंडोल एसिटिक एसिड यही ऑक्जीन का एक प्रकार है, ठीक है। ऑक्जीन है तो ऑक्जीन क्या है, तो यह एक हार्मोन है। और पूछ देगा कभी कभी कौन सा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है ऑक्जीन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मतलब वृक्क किस चीज़ से संबंधित है, तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित, ठीक है, किडनी उत्सर्जन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण यानी कि एक तरह से प्रकाश संश्लेषण भी डायरेक्ट कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आप सब जानते हैं कि क्या क्या आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो देखिए सभी आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन, आपको उसका समीकरण मालूम होगा कि उसमें 6CO2 लगता है, उसका समीकरण सबको याद होना चाहिए, 6CO2 + 12H2O, ठीक है, ये उसका अभिकारक होता है। उसके बाद रिएक्शन से ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन जो बनता है वो H2O से टूट कर बनता है, H2O का मतलब जल से टूट के बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें जल से टूट के बनता है, और जल कहाँ से आता है, तो जल जड़ों से आता है, और किसके द्वारा आता है, तो जाइलम के द्वारा आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किससे टूटता है, तो जल से टूटता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ठीक है। और मैग्नीशियम के कारण ही सूर्य प्रकाश अवशोषित हो पाता है पौधों में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वही 72 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसका शेप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बना हुआ है, कुछ इसमें बना हुआ है। तो 13 से जो 18 होता है वो, और एक और यहाँ पे नीचे होता है ना, तो देखिए इसको S ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है, इसको P ब्लॉक कहा जाता है, इसको D कहते हैं, D ब्लॉक, और ये जो नीचे रहता है उसको F ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बना देते हैं ठीक से, कलर चेंज करके, ग्रीन ही रहने देते रहिए। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, इधर आइए, इस पे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारा आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो नामकरण कर देते हैं सबका, इसको S ब्लॉक कहते हैं, इसको P ब्लॉक कहते हैं, इसको D ब्लॉक कहा जाता है, और इसको F ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा स्टार मार के, या फिर ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 13 जब होता है वो P ब्लॉक में पाया जाता है, ठीक है। P ब्लॉक में 13 से 18 वाले तत्व पाए जाते हैं, तो B हमारा आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा कि F ब्लॉक में मतलब जो भी यूरेनियम ये सब पाया जाता है वो सब F ब्लॉक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है, लेड है, वो एक संक्रमण तत्व है, यानी कि तुरंत संक्रमित हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस का मतलब नोबल गैस,
मतलब जो बहुत कम रिएक्शन करता है या 9 के बराबर रिएक्शन करता है तो वो आर्गन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा, वर्ग 18 का जितना भी तत्व है वो सब नोबल गैस कहलाता है। आर्गन हो गया, ये सब नोबल गैस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या 9 है, ठीक है। 9 है वर्गों की संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन पी का द्रव्यमान क्या होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10⁻27 किलोग्राम केजी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 1.67। चलिए आगे देखिए, ऑक्सीजन की गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने अणु पाए जाते हैं। तो दो अणु पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में 2 अणु पाए जाते हैं। ये O2 होता है, ठीक है। हमेशा O2 के रूप में रहता है। O2 के रूप में, जैसे O2 के रूप में हमेशा रहेगा। ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ, हमेशा दो के रूप में रहता है, ठीक है। जैसे ओजोन O3 है तो वो अलग हो जाता है, लेकिन ये हमेशा O2 के रूप में रहता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए आगे देखिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है। फ्लोरीन F, इसका संकेत F होता है, तो इसका परमाणु संख्या 9 हो जाएगा, ठीक है। F9 में पाया जाता है। और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो देखिए, संयोजकता ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे 20 तक होगा ना कोई, इसका 19 है तो 2 8 18 वाला से भी निकाल सकते हैं। 2 8 8 8 2 10 8 18, और उसके बाद 1 हो जाएगा। तो इसकी ये तो पूरा क्लियर हो गया। और इसका 1 हो जाएगा, संयोजकता 1 बच जाता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 20 तक ऐसे ही निकाल सकते हैं। 20 के बाद वो 1:2 2:2, इसका 1:2 से भी निकाल देते हैं। देख 19 है ना, इसका हो जाएगा 1:2 2:2 2p6 कितना 10, 3:2 3p 2 10 2 12, और 3p6 12 18, और 4:1 हो जाएगा, ठीक है। 18 1 19, तो 1 लास्ट वाला होता है संयोजकता, तो 1 हो जाएगा इसका संयोजकता। या फिर दूसरा तरीका जो आसान तरीका है, 20 तक के लिए 2 8 8 1 के लिए, तो 1 हो जाएगा। तो चलिए, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। बार बार पूछे हुए क्वेश्चन थे। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिजिटल स्टडी, ठीक है। थैंक यू।